नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम ने पहली प्राइवेट गोल्ड माइन इनॉग्रेट कर दी है स्टेट के अंदर, और यहां पर साथ ही साथ कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों गोल्ड माइन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के जोनागिरी टाउन में बनकर तैयार हुई है, और आज़ादी के बाद ये हमारे देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन है, जिसे जियो माइसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन माइंस लिमिटेड इन दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। पहले फेज में 600 एकड़ के एरिया कवर करेगा, जबकि इवेंचुअली लॉन्ग रन में 1500 एकड़ का एरिया यहाँ पर कवर किया जाएगा। ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर मई में ही कंप्लीट हो गए थे, और अभी क्योंकि पहला फेज ओपन हुआ है तो पहले फेज में पहले साल के अंदर 400 किलोग्राम ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस होगा, जबकि दूसरे साल से प्रोडक्शन एकदम से 900 किलोग्राम पर ईयर तक बढ़ाती जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों एमएमआरडीए के द्वारा मुंबई मेट्रो लाइन 14 को रिवाइव कर दिया गया है, और अभी इसके लिए एक फ्रेश फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने को लेकर टेंडर वगैरह फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों मुंबई मेट्रो की इस लाइन को मेजेंटा लाइन भी कहा जाता है, और काफ़ी लंबे समय से इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अभी दोबारा से इसका रिवाइवल स्टार्ट हुआ है। कंजूर मार्ग को बदलापुर से डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, और 43.7 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहां पर 24 के आसपास मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे। वैसे तो ये मोस्टली एलिवेटेड ही होगी, लेकिन जो 3-4 किलोमीटर की एक स्पर लाइन यहाँ पर बनाई जाएगी वो मेनली अंडरग्राउंड ही होगी। मुंबई के अंदर सबर्बन रेलवे और मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइंस के बीच एक ब्रिज का तो काम ये करेगी। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे की जो कुछ लाइंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी कंजस्टेड रहती है, उनको डीकंजस्ट करने का काम करेगी। स्पेसिफिकली मुंबई बदलापुर कॉरिडोर, जो कि वन ऑफ दी हैवीली कंजस्टेड रेल कॉरिडोर बन चुका है सेंट्रल रेलवे का, उसको भी ये डीकंजस्ट करने का काम करेगी, क्योंकि सबर्बन रेल लाइन का कुछ ट्रैफिक आपको मेट्रो की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। मुंबई मेट्रो की लाइन 14, लाइन 4, लाइन 6, लाइन 12 कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन, अंबरनाथ रेलवे स्टेशन और बदलापुर रेलवे स्टेशन से भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर अच्छी खासी राइडरशिप देखने को मिलेगी। और अभी क्योंकि टेंडर वगैरह यहाँ पर दोबारा से फ्लोट किए गए हैं फिजिबिलिटी के लिए, तो एक बार वो कंडक्ट कर ली जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जो देश के अंदर पहला डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर सेटअप करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स को लेकर, और अभी इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के साथ उन्होंने टाई अप अनाउंस किया है। तो दोस्तों बेसिकली रिसर्च सेंटर ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स में देश का पहला परमानेंट और इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेकर हाई क्वालिटी रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस किया जाएगा। एनएचआई के द्वारा नेशनल हाईवे इकोनॉमिक्स, फ्रेट लॉजिस्टिक्स, मॉडल इंटीग्रेशन, हाईवे इन्वेस्टमेंट्स का रीजनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टोल पॉलिसी और एसेट मोनेटाइजेशन जैसे अलग अलग एरियाज में यहाँ पर स्टडीज वगैरह कंडक्ट की जाएंगी, जिसके बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बेहतरी लाने की कोशिश होगी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि देश के अंदर अभी जो हाईवेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर डिसीजन लिए जा रहे थे, वो अभी और डेटा और रिसर्च ड्रिवन होंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुरुग्राम से है, जहां पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सदर्न पेरिफेरल रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है, और अभी यहां पर एक छोटे सेक्शन को लेकर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा, जो बनेगा घाटा चौक से NH8 के बीच में। और अभी जो यहाँ पर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट हुई है, ये इसके 6 किलोमीटर के सेक्शन को लेकर हुई है, जो बनेगा घाटा चौक से वाटिका चौक के बीच में। वाटिका चौक से NH8 तक का जो सेक्शन है उसको लेकर टेंडर पहले ही फ्लोट कर दिए गए थे, हालांकि उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन उस पर एक अलग लेवल पर काम चल रहा है और इस पर एक अलग लेवल पर काम किया जाएगा। इसके थ्रू गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिश है कि NH8 तक एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर क्रिएट किया जाए, स्पेसिफिकली घाटा चौक से। और अभी क्योंकि पहले पार्ट को लेकर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट हुई है, तो 3 महीने का यहाँ पर समय दिया जाएगा कंसल्टेंट को डी प्रिपेयर करने के लिए, और फिर उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन को लेकर है, जहां पर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा देश की 4 सिटीज और उनकी एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल ट्रांजिट सेंटर्स डेजिग्नेट कर दिया गया है। और अभी इसके लिए आप कह सकते हैं कि चारों की चारों सिटीज दुबई, दोहा और सिंगापुर जैसे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ में टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बेसिकली अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि दुबई, सिंगापुर, दोहा इस तरह के जो एयरपोर्ट्स है ये ग्लोबली वेल नोन है ट्रांजिट सेंटर्स के रूप में, जहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल पैसेंजर्स उनकी फ्लाइट्स वगैरह बोर्ड करते हैं, चेंज करते हैं। और अगर हम भारत का भी एग्जांपल ले तो हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे इंडियन पैसेंजर्स हैं जो कि मोस्टली यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं,
उनको भी दुबई में जाकर उनकी फ़्लाइट्स वगैरह चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स कई बार नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में दुबई और सिंगापुर जैसे जो एयरपोर्ट्स हैं, ये आज के समय में बहुत बड़े ट्रांज़िट सेंटर्स बन चुके हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, और भारत सरकार चाहती है कि हमारे एयरपोर्ट्स भी इसी तरह का सेम काम करें और वो भी ट्रांज़िट सेंटर्स के रूप में ऑपरेट हो। तो अभी फ़िलहाल पहले फ़ेज़ में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और राजकोट, इन चारों एयरपोर्ट्स को चुना गया है ट्रांज़िट सेंटर्स के रूप में डेवलप करने के लिए, जहाँ पर कस्टम और इमिग्रेशन को लेकर जो बहुत लंबे प्रोसेस थे, उनको भी थोड़ा-सा आसान किया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर आसानी हो पाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, वो भी सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। अभी फ़िलहाल पायलट बेसिस पर दिल्ली वाराणसी रोड पर ये इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर सक्सेसफुल होता है तो राजकोट, मुंबई, बेंगलोर यहाँ पर भी आपको सेम काम होता हुआ दिखाई देगा। इनिशियली 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जैसे कि लंदन, फ्रैंकफर्ट, मिलान, सिंगापुर, इस तरह की डेस्टिनेशंस को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, और उम्मीद हमें यही है कि ये प्रोग्राम हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर फाइनली फ्लाइट्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, और अभी आप कह सकते हैं कि कच्छ रीजन में एयर कनेक्टिविटी को एक और बड़ा बूस्ट मिला है। दोस्तों मुंद्रा एयरपोर्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि मुंद्रा पोर्ट के पास में लोकेटेड है, तो इसे अडानी ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वैसे अभी तक यहाँ पर नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन अब पहली बार है कि यहाँ पर शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑपरेट हुआ करेंगी। पहली कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर गई है मुंबई से, स्टार एयर के द्वारा ऑपरेट की गई थी इम्ब्रेयर E175 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके। अभी तक भुज एयरपोर्ट और कांडला एयरपोर्ट ही कच्छ रीजन को सर्व किया करते थे। अब ओवरऑल ये तीसरा एयरपोर्ट बन चुका है जो कि कच्छ रीजन को सर्व करेगा। मुंबई के साथ साथ सूरत, हिंडन, बेलगावी, बेंगलुरु, कोल्हापुर और नांदेड़ तक की फ्लाइट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार ने उनका हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट रोड शो कंक्लूड कर लिया है बेंगलोर के अंदर, और यहाँ पर यूपी सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों बेसिकली ये रोड शो बेंगलोर में यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर यूपी के सीएम खुद शामिल हुए थे। 15 अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपये से ऊपर की कमिटमेंट की है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा 15,000 करोड़ रुपीस, ब्लैकस्टोन ग्रुप के द्वारा 10,000 करोड़ रुपीस, एम्बेसी और रहेजा माइंडस्पेस के द्वारा 5-5 हज़ार करोड़ रुपीस, जबकि सत्वा डेवलपर्स के द्वारा भी 4,000 करोड़ रुपीस की कमिटमेंट की गई है। अभी देखना ये है कि इनमें से कितने मटेरियलाइज हो पाते हैं। अगली दोस्त अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहाँ पर एनएचआरसीएल ने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी है B35 ट्रेन सेट को लेकर, और अभी कैपेबिलिटी असेसमेंट के लिए रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स को एनएचआरसीएल ने इन्वाइट किया है। दोस्तों अभी आप जानते हैं कि B35 ट्रेन सेट एक ऐसा ट्रेन सेट होगा जिसकी मैक्सिमम स्पीड 350 kmph के आसपास होगी, और क्योंकि इस टाइप के ट्रेन सेट की ना तो हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग की है और ना ही अभी तक ज़रूरत पड़ी है, तो इसी के चलते हमें नहीं पता है कि देश के अंदर जो रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही है, उनके पास कैसी कैपेबिलिटी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसकी डिज़ाइनिंग को लेकर। और इन्हीं चीज़ों को असेस करने के लिए अभी एनएचआरसीएल ने सभी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इन्वाइट किया है कि वो आकर उनकी प्रेजेंटेशन दे, ताकि ये पता चल पाए कि कौन कौन सी कंपनी के पास इस एरिया में कितना एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी और क्या उनके पास एक्सपर्टीज़ है, साथ ही साथ इस फील्ड में अभी तक वो कहाँ-कहाँ काम कर चुके हैं। ट्रेन सेट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी उनके ओपिनियन जानने की कोशिश की जाएगी। प्रोपल्शन सिस्टम्स, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम्स, इस तरह के अलग-अलग एरियाज में कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी एनएचआरसीएल के द्वारा, और फिर इसी के बेसिस पर B35 प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्टार्टअप सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों इस साल का हमें ओवरऑल 6th यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिल चुका है, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स ने भी यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों स्क्वायर यार्ड्स के पहले जस्पे, नेसा, क्रेडिट, स्काईरूट एरोस्पेस और सर्वम एआई, ये 5 स्टार्टअप्स पहले ही यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर चुके थे 2026 के अंदर, और भी स्क्वायर यार्ड्स का नाम भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से उन्होंने $95 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को काफ़ी इजीली क्रॉस कर जाती है, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर दिसंबर में इन्होंने $35 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन $900 मिलियन के आसपास थी। तो पहले से ही यूनिकॉर्न स्टेटस के काफ़ी पास में थे, और अब इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। बहुत जल्द इनके द्वारा आईपीओ वगैरह भी लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।